एनबीडी मुलाकात में आपका स्वागत है। एनबीडी ऑनलाइन की नई शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनबीडी मुलाकात। यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे ऐसी हस्तियों से जिनसे आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, जिनसे आप बातचीत करना चाहते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आज की हमारी पहली कोशिश में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल से। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पर। शुक्रिया। अरविंद जी, बहुत सारे रीडर्स हैं हमारे जिन्होंने आपके लिए बहुत खास सवाल भेजे हैं, जो आपसे काफी कुछ चीजें जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट है राजनीति में। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को जनता के सामने रखें। सभी पाठकों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सबको पता है कि 4 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये कोई ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है, नॉर्मल चुनाव नहीं है। जहां तक मैं सेंस कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर एक अद्भुत लहर आम आदमी पार्टी की दौड़ रही है और 4 दिसंबर के चुनाव इस देश का इतिहास बदलने वाले हैं। 4 दिसंबर को अभी तक दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस होती थी, लेकिन अब एक तीसरी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। और ये समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी क्यों बनानी पड़ी। जब ये 2 पार्टियां थी तो ये तीसरी पार्टी क्यों बनानी पड़ी। तो याद कीजिए, 2 साल पहले अगस्त 2011 में अन्ना हजारे दिल्ली में रामलीला मैदान में आके बैठे थे। 13 दिन का अनशन किया था उन्होंने। अन्ना हजारे कह रहे थे कि एक जन लोकपाल बिल पास करो, ऐसा कानून पास करो कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, होना ही चाहिए, ऐसा कानून तो होना ही चाहिए। 13 दिन का अनजान जी ने अनशन किया और याद कीजिए, 13 दिन के अनशन के बाद संसद में बैठ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रस्ताव पारित किया था। अपील की थी अन्ना जी ने, अन्ना जी आप अपना अनशन बंद कर दीजिए, हम लोकपाल बिल पास कर देंगे, हमें आपकी तीनों शर्तें मंजूर है। अन्ना जी ने 3 शर्तें रखी। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी भेजी थी अन्ना जी को। विलासराव देशमुख उनकी चिट्ठी लेके आए थे, मैं अन्ना जी के साथ स्टेज पे मौजूद था। प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं, हम आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे। आज 2 साल हो गए, क्या हुआ उस लोकपाल बिल का? अभी तक पास नहीं किया इन्होंने। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया। हमने इन 2 साल में सब कुछ करके देखा, इन पार्टियों के सामने गिड़गिड़ाए, इनके सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि भाई देश को बचा लो, लोकपाल बिल पास कर दो, देश को बचा लो, भ्रष्टाचार से बचा लो। कोई पार्टी नहीं मानी। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि सारी पार्टी के नेताओं ने चोरी की हुई है। बीजेपी वालों ने चोरी की हुई है, कांग्रेस वालों ने चोरी की हुई है। आज अगर ये लोग अन्ना वाला लोकपाल बिल पास कर दें, आधे से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। इसलिए हार के हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी जब कोई चारा नहीं बचा। आम आदमी पार्टी बनाई है। 4 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और दिल्ली के अंदर एक अद्भुत लहर इस टाइम आम आदमी पार्टी की दौड़ रही है। आप किसी से बात कर लीजिए, दिल्ली में 10 में से 8 आदमी आपको कहते मिलेंगे भाई इस बार तो झाड़ू पे मोहर लगाएंगे। ऑटो वाले से बात कर लीजिए, झुग्गी वाली से बात कर लीजिए, लॉयर से बात कर लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए, इंजीनियर से, सब लोग कह रहे हैं झाड़ू पे मोहर लगाएंगे। यहाँ तक कि कई कांग्रेसी और भाजपा वाले भी कह रहे हैं जी इस बार एक बार तो कम से कम झाड़ू पे मोहर लगाएंगे। तो लगभग तय हो चुका है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 15 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे। और वो सत्र विधानसभा के हॉल में नहीं बुलाएंगे, रामलीला मैदान के अंदर दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और रामलीला मैदान के अंदर सारी दिल्ली के लोगों को बुलाएंगे और सारी दिल्ली के लोगों के सामने दिल्ली में सबसे पहले वही लोकपाल बिल पास करेंगे जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। पहले दिल्ली में को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, उसके बाद पूरे देश की सफाई करेंगे। आज दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहते हैं। मैं जहां भी जा रहा हूँ लोग यही कह रहे हैं हमें ईमानदार सरकार चाहिए। अभी तक उन पे के पास ऑप्शन नहीं था। बीजेपी थी, कांग्रेस थी। दिल्ली में 7 साल से बीजेपी की सरकार है। एमसीडी के अंदर एक काम बता दीजिए, एमसीडी में जो बिना पैसे के हो जाता हो, नक्शे पास होते हो बिना पैसे के, सड़कें बनती हो बिना पैसे के। पूरी दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि मच्छर मारने की दवाई छिड़कनी थी बीजेपी वालों को, वो मच्छर मारने की दवाई भी खा गए बीजेपी वाले, वो भी नहीं छोड़ी इन्होंने। तो बीजेपी वालों ने एमसीडी को पूरी तरह से चूस लिया है और कांग्रेस वालों ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार इस टाइम भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस वालों ने दिल्ली सरकार को, आज एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में सब लोग कहते हैं ये ईमानदारों की पार्टी है और ये लड़के डरते नहीं है किसी से।
हम लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया। जब रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया, कई लोगों ने मुझे समझाया कि ये आदमी बड़ा डेंजरस है, मरवा देगा। मुकेश अंबानी का खुलासा किया, सलमान खुर्शीद का खुलासा किया, तो कई लोगों ने, सलमान खुर्शीद जी ने धमकी दी थी खुलेआम कि ये केजरीवाल फर्रुखाबाद जाके दिखाए, जिंदा वापस नहीं आएगा। मैंने कहा था, सलमान जी मेरी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। जब तक मेरी जिंदगी है आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, और जिस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई आप मेरे को 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकते। हमने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, फर्रुखाबाद गया और सही सलामत वापस लौटा। तो आज सारी दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं और इनमें हिम्मत भी बहुत है। तो दोस्तों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव मेरा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि केजरीवाल जी, आपने सोचा है कि अगर आप ये चुनाव हार गए तो क्या करोगे? मैंने कहा, ये मुझे नहीं सोचना, ये आपको सोचना है कि अगर हम चुनाव हार गए तो आप क्या करोगे। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो आप क्या करोगे, आपका और आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ये हमारा चुनाव नहीं है, अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना, आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना। आज ये दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली के लोगों का चुनाव बन चुका है। भारी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं, और हाउसवाइफ्स हमारी वॉलंटियर बन रही हैं, सीनियर सिटीजन वॉलंटियर बन रहे हैं, बच्चे बच्चियां अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरियां छोड़ के, दुकानें बंद कर करके हमारे वॉलंटियर्स बन रहे हैं। तो अंत में मैं केवल ये कहूंगा, जो लोग ये सुन रहे हैं, सबसे पहले तो ये देख लो, जो लोग दिल्ली के लोग हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा लो। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ, सर्च मार के देखो, उन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अभी भी वोटर लिस्ट में नाम डल रहे हैं, और बहुत इजी हो चुका है फॉर्म 6 भरना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके। और दूसरा ये कि चुनाव वाले दिन पिकनिक मनाने मत जाना, चुनाव वाले दिन वोट डालने जरूर जाना, और ईमानदार पार्टी को वोट देना, इस बार झाड़ू पे मोहर लगाना। दूसरी चीज, हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हम बिल्कुल फक्कड़ आदमी है। आप लोगों से निवेदन है, जो ये देख रहे हैं, जो दिल्ली वाले लोग हैं, आप अपने दोस्तों से बात करो, रिश्तेदारों से बात करो, गली में जाके, अपने मोहल्ले में, हर घर में जाके बोलो, हर ग्राहक को बोलो कि इस बार झाड़ू पे मोहर लगानी है। और जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, वो दिल्ली में अपने रहने वाले दोस्तों से और रिश्तेदारों से फोन कर करके बोलो कि इस बार झाड़ू पे मोहर लगानी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार दिल्ली में सरकार तो आप ही की आएगी, लेकिन अभी भी कई सारे सर्वे ऐसे हैं और कई सारी लोगों का भी यही मानना है कि जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं वो इस बार त्रिशंकु आ सकते हैं। ऐसे में हमारे कई पाठकों ने आपसे जानना चाहा है कि यदि आपके चुनाव में किसी भी पार्टी को इस बार बहुमत नहीं मिलता है और मिली जुली सरकार बनाने का मौका आन पड़ता है, तो आप किसके साथ जाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस? और अगर इनमें से किसी के साथ भी नहीं जाएंगे तो तीसरा रास्ता क्या होगा? देखिए, पहली चीज तो ये वाला प्रश्न अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते तो ये प्रश्न एक रियल क्वेश्चन था। आज ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो चुका है। कल ही एक टीवी चैनल ने सर्वे निकाला है, उसी टीवी चैनल ने 19 सितंबर को एक सर्वे दिखाया था। उसमें उन्होंने कहा था हमारे 20% वोट आ रहे हैं। 4 हफ्ते के अंदर हमारे 8% वोट बढ़ गए, 28% वोट आ रहे हैं, और इन दोनों पार्टियों के 6-6, 7-7% वोट गिर गए। अभी 35 दिन और हैं चुनाव के, हमें 6% वोट और जीतने हैं और उसके बाद हमारी सरकार बन जाएगी। अगले 35 दिन के अंदर 6% नहीं, कम से कम 10% वोट और बढ़ने वाले हैं हमारे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना लगभग निश्चित हो चुका है। तो ये अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर हंग असेंबली आई तो क्या करेंगे, ये बिल्कुल ही अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गया। क्या मतलब नीरेश यादव हमारे एक रीडर है मेरठ से, जो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी सीट को लेकर भी इतने ही कॉन्फिडेंट है जितना आप आपकी सरकार को लेकर है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। आपको जान के ये ताज्जुब होगा, मैं अपनी नई दिल्ली की विधानसभा में जगह जगह घूम रहा हूँ, लोग शीला दीक्षित जी से इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा, केवल अमीर लोग नहीं, गरीब लोग, झुग्गी वाले, वो भी बहुत ज्यादा नाराज हैं वहां पे। तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी हार इस बार शीला दीक्षित जी की होने वाली है। अगर आप आम आदमी पार्टी जीत जाती है इस बार, तो आपकी पार्टी से सीएम कौन बनेगा अगर आपको बहुमत मिल जाता है तो? सीएम कोई भी बन जाए। हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोगों ने आपस में जब चर्चा की एक मीटिंग में, तो हमने ये तय किया कि किरण बेदी जी बहुत अच्छी हैं, किरण बेदी जी को लाया जाए, किरण बेदी जी को हम अपनी पार्टी की तरफ से सीएम बनाएंगे। तो हम लोगों ने किरण बेदी जी को अप्रोच किया, लेकिन उनका कहना है भाई मैं राजनीति में नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ तो त्याग की भावना है, हम अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं। और दूसरी पार्टियों में, बीजेपी में मार मची हुई है, मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, अरे ऐसा क्या हो गया, कोई सीएम बन जाए, क्या फर्क पड़ गया? मतलब इसका मतलब यही है ना, जो सीएम बनेगा वो पैसे कमाएगा और जो सीएम बनेगा वो दिल्ली को लूटेगा।
तो सीएम कोई भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है? यानी आप सीएम नहीं बनेंगे? कोई भी बन जाए, हम इस बारे में जब अपनी मीटिंग्स करते हैं बात ही नहीं करते कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। दिल्ली से राज, नरेंद्र रावत और कई दूसरे पाठक ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अगर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 34 या उससे कम सीटें मिलती हैं तो उनका रुख क्या होगा? जैसा मैंने बताया राज जी, नरेंद्र जी, ये वाला प्रश्न अब थोड़ा सा इमेजिनरी हो गया है, लेकिन अधिकतर पाठकों ने, मतलब हमें बहुत सारे पाठक हैं जिन्होंने सिर्फ एक यही सवाल पूछा। चलिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं कि मान लीजिए ऐसा होता है कि हमें कम सीट मिलती है और हंग असेंबली आती है, तो हम किसी भी पार्टी, जो लोग हमें वोट कर रहे हैं जी, वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस से तंग आके वोट कर रहे हैं। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और ना उनकी सपोर्ट लेंगे। मतलब एक और चुनाव का बोझ आप दिल्ली की जनता पर डाल देंगे? अगर ऐसा होता, दिल्ली की जनता को तय करना है। जैसे कल आया था कि दिल्ली वालों की उसमें नजर में मेरा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा वो था, तो अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो उनको ये तय करना पड़ेगा ना भी 36 सीट देनी है तभी मुख्यमंत्री बनेंगे, 34 सीट पे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से राकेश सिंह रावत, फरीदाबाद से अनुराग जैन और गाजियाबाद से प्रेम कुमार पाल का कहना है कि आपको नहीं लगता कि आपके मैदान में उतरने से कांग्रेस की जीत लगभग पक्की होने लगी है, क्योंकि आप वोट काट सकते हैं मगर सरकार बनाने लायक वोट आप नहीं जुटा पाएंगे, ये उनका मानना है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो जिम्मेदार आप होंगे, ऐसा उनका मानना है। आपको कैसे लग रहा है? कल का सर्वे तो ये दिखाता है उस चैनल का कि कांग्रेस को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। तो वोट काटने वाली पार्टी वो होती है जिसकी कोई सीट नहीं आती, वो किसी ना किसी पार्टी के वोट काट देती है। जब 27% पे आज कांग्रेस खड़ी है, 28% पे आम आदमी पार्टी खड़ी है और 29% पे बीजेपी खड़ी है, तो कौन किसके वोट काट रहा है? और ये दोनों इस्टेब्लिश पार्टीज थी। कल का सर्वे ये दिखाता है कि हम 30% कांग्रेस के वोट काट रहे हैं और 30% बीजेपी के वोट काट रहे हैं और खुद अपनी सरकार बनाएंगे। दोनों पार्टियों के वोट काट रहे हैं। दूसरी चीज ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त दिल्ली चाहिए। दिल्ली की जनता को यह तय करना पड़ेगा कि उनको कांग्रेस मुक्त दिल्ली चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए। अगर आपको कांग्रेस मुक्त दिल्ली चाहिए तो बीजेपी के पास चले जाओ, लेकिन अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए तो बीजेपी वालों ने 7 साल में एनसीडी में भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस वालों ने 15 साल में दिल्ली में भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और इस बार आम आदमी पार्टी एक ईमानदार विकल्प के रूप में सामने आई है, जो एक ईमानदार व्यवस्था दे सकती है, ईमानदार सरकार दे सकती है। तो दिल्ली में तो हम लोगों के पास में कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प है, लेकिन हमारे ही एक रीडर है विजय शंकर जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आपने शोर बता दिया। अब ऐसे में दिल्ली के लोग तो आपको चुन लेंगे, लेकिन बाकी राज्यों के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी राज्यों में धीरे धीरे सब्र रखिए, वहां से भी जनता उठ के खड़ी होगी। और देखिए, आम आदमी पार्टी कोई अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है, ये आम लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है। जिस तरह से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आज मेरे को एक रिक्शा वाला मिला, मेरे को नहीं जानता वो, मेरी गाड़ी रोकी, उसने बोला जी मैं अगला 1 महीना अपनी रिक्शा बंद करके आपकी पार्टी के लिए मैं काम करूंगा। ऐसे कितने लोग लगे हुए हैं जो कि अपना धंधा बंद करके 1-1, 2-2, 3-3 महीने के लिए आम आदमी पार्टी। ये मेरा चुनाव नहीं है, ये आम जनता का चुनाव बन गया है। उसी तरह से दूसरे राज्यों के अंदर भी जनता निकलेगी। जनता जिस दिन खड़ी हो जाती है उस दिन बड़े बड़े तख्त खिल जाते हैं, बड़ी बड़ी सरकारें खत्म हो जाती हैं। अगले कुछ सवाल जो है वो आपकी सरकार बनने के बाद के सवाल हैं। तो साहिबाबाद से हमारे एक रीडर हैं प्रताप मिश्रा, जो ये जानना चाहते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या आप आम आदमी ही रहेंगे और आम आदमी की समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे, वो ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जी, मेरा सब कुछ ऐसे ही रहेगा, रहन सहन और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। जब मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था तब भी मैं ऐसे ही था, और मेरे दरवाजे पहले भी सबके लिए खुले रहते थे, मेरे दरवाजे तब भी सबके लिए खुले रहेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और जनता के बीच में से निकली हुई पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और सीधे जनता के समस्या के समाधान। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे, ये तो भगवान बताएगा जी, हम कितने सक्सेसफुल होंगे हमें नहीं पता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ईमानदार नीयत के साथ अंदर जा रहे हैं। आज सब लोग कह रहे हैं कि लड़कों की नीयत, हमारे जो
सबसे बड़े क्रिटिक हैं। एक बार एक टीवी के प्रोग्राम में जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बेटे, वो मेरे साथ थे। उन्होंने भी खड़े होकर कहा कि भाई आम आदमी पार्टी वाले मेरे ऑपोजिशन में हैं, लेकिन इन लड़कों की नीयत बिल्कुल साफ है। तो ईमानदार नीयत के साथ अंदर जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सारी भगवान ने अकल हमको दी है, लेकिन हमें ये पता है कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं उसका सबका समाधान हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम सारे लोगों को साथ लेके चलें, इस देश के लोगों को, तो हम सारे मिलके बैठ के इस देश की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो सबके साथ मिलके बैठ के समाधान निकालेंगे और ईमानदार नीयत से समाधान निकालेंगे। क्योंकि आपका उदय जो है वो एंटी करप्शन मूवमेंट से ही हुआ था, इससे दिल्ली के ही आनंद जैन है जो आपसे जानना चाहते हैं। करप्शन के मुद्दे पर खास जोर देकर उन्होंने पूछा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप करप्शन कैसे दूर करेंगे। हालांकि वो आपसे एक लाइन में जवाब चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में हमें मालूम है कि इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए आप मतलब उनको एक बार क्लेरिफाई जरूर करें कि आप करप्शन को कैसे दूर करेंगे। कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी उदय जी। मैं 4 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जन लोकपाल बिल पास होगा 29 दिसंबर को। जन लोकपाल बिल पास होता है तो एक मैसेज ये जाएगा कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल होगी। सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी और जल्दी मिलेगी, ये निश्चित हो जाएगा। दूसरी, इसका बहुत बड़ा मैसेज होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% करप्शन दूर हो जाएगी, लेकिन 40%, 50%, 60% करप्शन दूर होगी। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि हर इलाके के अंदर, अभी हम जाते हैं सरकार को कहते हैं जी हमारी सड़क टूटी हुई है बनवा दो, कहते हैं पैसा नहीं है। जबकि हम देखते हैं हमारे इलाके में एक ही फुटपाथ तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं। पैसा तो है लेकिन जनता की बात नहीं मानते। तो अब ये कानून पास कर देंगे, इसको हम स्वराज का कानून कहते हैं। अपना राज, जनता का राज आएगा। हम कानून पास कर देंगे 3 महीने के अंदर कि हर इलाके में जनता की मीटिंग हुआ करेगी हर महीने। जनता तय करेगी कि उनके इलाके में खर्च होने वाला सरकारी पैसा कहाँ खर्च होगा, और उसकी ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक जनता अपनी मीटिंग में ना कह दे कि काम ठीक हो गया। इसको हमने कुछ एरियाज में ट्रायल बेसिस पे दिल्ली में करके देखा और इसके अच्छे नतीजे आए हैं। तो इससे भी भ्रष्टाचार पे काफी। तीसरी चीज, आज सरकार जानबूझ के ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए, जिससे कि उनको जबरदस्ती पैसा देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। आज दिल्ली का वैट का कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि ट्रेडर कहता है यार मेरे से टैक्स ले लो लेकिन मेरा पीछा तो छोड़ो, मेरे को बिजनेस करने दो। जानबूझ के ऐसी ऐसी, तो ये पॉलिसीज को सिंप्लीफाई किया जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक किया जाएगा, और जो जो पॉलिसीज इस तरह से व्यापारियों को जबरदस्ती रिश्वत देने के लिए मजबूर करते हैं वो सारे कानून बदले जाएंगे। और चौथा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। हमारे एक रीडर हैं कुलदीप नई दिल्ली से, जो ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी अभी आपने बताई उस हिसाब से तो आप सारे ठेकेदारों, अफसरों, सबको अपने खिलाफ कर बैठेंगे। अब ऐसे में काम कैसे होगा? फिर तो काम होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसे में काम कैसे हो पाएगा? लाइसेंस राज जैसी उनको फीलिंग आने लगी है। लाइसेंस राज नहीं है, उल्टा है। आज लाइसेंस राज है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे मैंने कहा आज वैट का सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है व्यापारी देता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है कि आज उस व्यापारी को उसको इंप्लीमेंट करने में पैसे खिलाने पड़ते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम तो उल्टा कर रहे हैं, इस लाइसेंस राज को खत्म करना चाहते हैं। व्यापारी कहता है जी मेरे से टैक्स ले लो, मेरा पीछा छोड़ो, हम उसको इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे कि सरकार का कम से कम उसके ऊपर वो पड़े। दूसरा, आपने कहा कि व्यापारी और इनको सबको एंटेगनाइज कर लेंगे। इसमें आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस देश के सारे व्यापारी और सारे अफसर बेईमानी से काम करना चाहते हैं, और अगर हमने बेईमानी खत्म कर दी तो सारे नाराज हो जाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में 99% लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई करता है। वो कहता है मैं सवेरे उठता हूँ, रिश्वत देनी चालू करता हूँ, शाम हो जाती है। जिस अस्पताल में जाता हूँ वही कहते हैं कि बिल दे दो, दवाइयां मत दो, आधा तुम रख लेना, आधा हमें दे देना। वो कहता है घिन आने लग गई है मेरे को, मैं बिल नहीं देना चाहता, मैं ईमानदारी से दवाइयां देना चाहता हूँ, अपना धंधा करना चाहता हूँ। इस देश में 99% लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि उनको बेईमानी करनी पड़ती है। हम इस देश में लाइसेंस राज खत्म करना चाहते हैं, इस देश में एक आम आदमी की जिंदगी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो लंदन से आया है, सुनील का। हालांकि वो रहते लंदन में, लेकिन उनको चिंता दिल्ली की है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी तो आप ट्रैफिक और पोल्यूशन को कैसे कम करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सुनील जी, आज बहुत सारी, अगर आप बॉम्बे में जाएं
तो बॉम्बे में आप देखेंगे कि एक ट्रैफिक सेंस है, लोग एक ही लेन में चलते हैं, लेन ड्राइविंग करते हैं। दिल्ली के अंदर चूंकि हर वो दामिनी बलात्कार वाले कांड में भी ये देखने को मिला कि हर ट्रैफिक क्रॉसिंग के ऊपर पैसे बंधे हुए हैं और महीने के पैसे जाते हैं और उसको ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दें तो नेचुरल है कि ट्रैफिक जो है वो एक लेन में चलना चालू होगा, ट्रैफिक जो है वो, और भी बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि समस्याएं ढेर सारी हैं, समस्याओं के समाधान नहीं है ऐसा भी नहीं है, समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं। हमारे देश के अंदर आईआईटीज जो हैं वो बेस्ट वर्ल्ड क्लास टेक्निकल लोग पैदा करते हैं, आईएम्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट के लोग तैयार करते हैं। किस चीज की कमी है? आप जितने मर्जी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हायर कर लीजिए, जितने मर्जी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हायर कर लीजिए, कमी किस चीज की है? नीयत की कमी है, नीयत खराब है। आज जो लोग सरकार चला रहे हैं उनकी नीयत खराब है, हर चीज में पैसे का एक्सटॉर्शन करते हैं। अगर साफ नीयत वाले लोग जाएंगे तो किसी भी चीज के टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से ही हमारे एक और रीडर है हरीश सांगवान, जो ये जानना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारी दिल्ली बदनाम हो चुकी है रेप कैपिटल के नाम से, तो हम वो ये जानना चाह रहे हैं कि रेप कैपिटल के कलंक से आप दिल्ली को कैसे निजात दिलाएंगे? इसमें कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो जनता का एटीट्यूड भी चेंज करने की जरूरत है, लेकिन 3 चीजें इमीडिएटली मेरे दिमाग में आती हैं। पहली चीज, आज दिल्ली विधानसभा के अंदर 16 कांग्रेस के दागदार एमएलए बैठे हुए हैं जिनके ऊपर अलग अलग किस्म के क्रिमिनल चार्जेस हैं। 9 बीजेपी के एमएलए ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अगर ऐसे लोग दिल्ली विधानसभा के अंदर बैठे हैं, अगर बलात्कार करने वाले लोग विधानसभा में जाके बैठेंगे तो क्या हमारी दिल्ली की लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। हमें अच्छे लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा, चरित्रवान लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि किसी भी दागी व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे, ईमानदार लोगों को देंगे, चरित्रवान लोगों को देंगे, और ऐसे किसी आदमी को नहीं देंगे जिसके ऊपर कोई अपराध का केस चल रहा हो। इन 3 चीजों की मैं गारंटी लेता हूं। और अगर हमारे किसी भी, हमने काफी जांच करवाई है अपने कैंडिडेट्स की, इंक्वायरी कराई है, और अगर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ आपके पास कोई सबूत हो, आप हमें लाके दे देना। चुनाव के 1 दिन पहले भी लाके दोगे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। दूसरी चीज, अभी ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अभी हमारे को जब भी कोई शिकायत आती है मैं पर्सनली उसकी जांच करवाता हूं। और अभी 2 कैंडिडेट्स के हम लोगों ने टिकट कैंसिल किए हैं इसी बेसिस के ऊपर, और उन दोनों कैंडिडेट्स को मीडिया ने नहीं उठाया था, कोई प्रेशर नहीं था, सुओ मोटो हम लोगों ने चेंज किया। दूसरी चीज, आज ही एक अखबार के अंदर मैंने पढ़ा कि दिल्ली में 15 अक्टूबर तक 1 जनवरी से इस साल 1330 बलात्कार हो चुके हैं। हमें दामिनी का तो पता है क्योंकि सारे मीडिया ने उसका उठाया था कि 8 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, 8 महीने में उनको जेल हो गई। लेकिन बाकी 1329 केसेस का क्या हुआ? वो तो 20-20 साल तक चलेंगे, 30-30 साल तक चलेंगे, किसी बलात्कारी को सजा मिलती नहीं है। तो आम आदमी पार्टी स्पेशल कोर्ट्स बनाएगी, नए कोर्ट्स बनाएगी, नए जजेस की नियुक्ति करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि अगर कोई भी बलात्कार का केस होता है तो 3 से 6 महीने के अंदर उस आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो भी पैसा लगाना पड़ेगा हम लगाएंगे। और तीसरी चीज, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर म्युनिसिपल वार्ड के अंदर 272 म्युनिसिपल वार्ड है, हर म्युनिसिपल वार्ड में महिलाओं की और सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। हर म्युनिसिपल वार्ड में 20 से 25 कमांडो तैनात किए जाएंगे जो कि वहां की जनता के डिस्पोजल पे होंगे। वो ये लड़के लड़कियों को स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दिलवा के भर्ती किया जाएगा, और इनका सुपरविजन जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एक्स आर्मी पर्सनल करेंगे। अगला सवाल जो है वो आपकी पार्टी के लोगों को लेकर है। हमारे एक रीडर है नोएडा से दीप गुप्ता, जो काफी आशंकित है इस चीज को लेकर, क्योंकि दिल्ली की जनता का एक्सपीरियंस नेताओं के साथ कैसा है वो तो आपको पता ही है। दिल्ली के लोग बहुत आशंकित हैं इस बात को लेकर कि आप जिन लोगों को चुनकर भेज रहे हैं आगे, वो कितने ईमानदार रह पाएंगे। तो नोएडा से दीप गुप्ता से यही जानना चाहते हैं कि अगर आपका कोई आदमी चुनाव जीतता है तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ऐसा आप श्योरिटी दे सकते हैं? मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। मैं इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो जेल जाएगा। 29 दिसंबर को सरकार बनने के 14 दिन के अंदर हम लोग अन्ना वाला लोकपाल पास कर रहे हैं। अगर हमारा कोई आदमी चोरी करेगा या कांग्रेस वाला करेगा या बीजेपी वाला करेगा, 6 महीने के अंदर जेल जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी कल को चोरी करेगा तो 6 महीने के अंदर जेल जाएगा। अपने हाथ काट के आपके हाथ में रख रहे हैं हम लोग।
बोकारो से रमेश जानना चाहते हैं कि अगर आपको पावर मिलने के बाद आप वादे पूरे नहीं कर पाए तो मौजूदा चुनावी व्यवस्था पर भी वो आपकी राय जानना चाहते हैं। आप मतलब अगर आप वादे पूरे नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है जी, वहां पे हरा देना हम लोगों को। मतलब आप लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं अगर आप विधानसभा चुनाव में जीत जाते हैं? पूरे देश से भ्रष्टाचार दूर करना है तो केवल दिल्ली तक तो सीमित नहीं रहेंगे। साउथ दिल्ली से संकट मोचन शर्मा पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर करेगी। वो जानना चाहते हैं कि ठेकेदारों द्वारा जो शोषण होता है उसे दूर करने के लिए आपका क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चंस आपने पूछे। पहले मैं दूसरे ठेकेदारी प्रथा जो आज दिल्ली में चल रही है, ये आज दिल्ली में सरकार ने नौकरियां देना सारे बंद कर दिए हैं और दिल्ली के इंसानों को ठेकेदारों के हाथों डाल दिया है। दिल्ली के अस्पतालों में ठेकेदारी पे डॉक्टर रखे जा रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों में ठेकेदारी पे नर्सें रखी जा रही हैं, दिल्ली के स्कूलों में ठेकेदारी पे टीचर रखे जा रहे हैं, दिल्ली के एमसीडी में ठेकेदारी पे सफाई कर्मचारी रखे जा रहे हैं, एनडीएमसी में ठेकेदारी पे सफाई कर्मचारी रखे जा रहे हैं, बिजली कंपनियों में ठेकेदारी पे, हर काम ठेकेदारी पे किया जा रहा है। और ये ठेकेदार अपने लोगों को चूसते हैं। 15,000 रुपए पे कई टीचर्स ने मुझे बताया जी 30,000 रुपए पे हमसे साइन करवाते हैं और 12,000 हमारे हाथ में रखते हैं, बाकी सारा पैसा वापस ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और आम आदमी पार्टी का वादा है कि ये ठेकेदारी प्रथा 2 तरह से, ठेकेदारी का काम 2 तरह से होता है जी। एक वो काम है जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग टेम्पोररी काम है, 6 महीने में बिल्डिंग बन गई और उसके बाद जो है सब अपने घर चले जाते हैं। ये काम तो ठेकेदारी पे करना पड़ेगा, ये वाले मजदूर तो ठेकेदारी पे होंगे। लेकिन जो काम 365 दिन करने की जरूरत है, डॉक्टर का काम 365 दिन का है, टीचर का काम 365 दिन का है, नर्स का काम 365 दिन का है, सफाई कर्मचारी का काम 365 दिन का है, ये वाले काम सारे परमानेंट जॉब्स किए जाएंगे और ये शोषण बंद किया जाएगा दिल्ली के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक का एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 साल में सरकार ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई है। दिल्ली एक टाइम में होलसेल ट्रेड का हब माना जाता था। देश का सारा होलसेल ट्रेड जो है वो दिल्ली से बाहर निकलता था। सरकारी की पॉलिसीज की वजह से आज सारा ट्रेड दिल्ली से बाहर चला गया, दिल्ली में से गायब हो गया है। दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज थी वो सारी इंडस्ट्रियल एरियाज में मैं गया हूं, वहां पे सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अगर आप इंडस्ट्रीज को बेसिक सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेंगी? तो आम आदमी पार्टी पहली चीज तो ये कि दिल्ली के अंदर व्यापार करना इजी करेगी, लोगों के लिए व्यापार करना इजी करेगी, लोगों के रोजगार नहीं छीनेगी। आज सरकार जो है मतलब बहुत ही क्रूअल तरीके से लोगों के रोजगार बंद करती जा रही है। रोजगार करना इजी करेगी, ट्रेड करना इजी करेगी, इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं उनमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगी। तो अगर ट्रेड और इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा बढ़ेंगी। अभी एक सवाल हमारे पास में फेसबुक पे हमारे एक रीडर कुलदीप हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। वो ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली के सीएम बनने पर क्या आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे? जी हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे। जहांगीरपुरी के अजीम खान आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे देश में सरकारी नौकरी जो है वो सिर्फ रिश्वत देकर मिलती है, तो क्या आपके राज्य में बिना रिश्वत के नौकरी मिलनी पक्की हो जाएगी? ये पक्की तो ये चिंता है, ये पक्की है। ये जो रिश्वतखोरी से आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, मैं सुन के आश्चर्यचकित रह गया। आज एक सफाई कर्मचारी, उसको 6 महीने के लिए अगर मस्टर रोल पे आना है, उसको 7-8 हजार रुपए महीना मिलता है, उसको भी 15,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मतलब इससे ज्यादा घिनौना काम नहीं हो सकता। तो ये तो पक्की बात है कि सरकारी नौकरियां जो है वो मेरिट पे दी जाएंगी, बिना रिश्वतखोरी के दी जाएंगी। अरविंद जी, अन्ना जी के साथ आपने आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि आपने उनसे रास्ता अलग कर लिया और आप राजनीतिक पथ पर बढ़ गए। तो उस चीज से हमारे कुछ रीडर्स हैं जो जुड़े हुए सवाल आपसे करना चाहते हैं, तो वो सवाल हम आपसे पूछेंगे। अब नोएडा से प्रवेश और गुड़गांव से मुकेश कुमार का सवाल है। उनका सीधा आरोप है, वो कहते हैं कि आपने अन्ना हजारे के साथ धोखा क्यों किया? उनके और उनके आंदोलन के साथ जनता थी, आपने सिर्फ अन्ना के साथ नहीं जनता के साथ भी धोखा किया, ऐसा उनका कहना है। क्या आपने ऐसा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया? मैं अन्ना के साथ धोखा क्यों करूंगा? अन्ना मेरे पिता समान है, अन्ना मेरे गुरुजी हैं, मैं उनके साथ क्यों धोखा करूंगा? मैंने बिल्कुल अन्ना के साथ धोखा नहीं किया। अन्ना जी को हमने काफी समझाया कि अन्ना जी 2 साल में सब कुछ करके देख लिया,
इन पार्टियों के सामने गिड़गिड़ाए, इनसे 10-10 बार मिले, इनसे मिन्नतें की। 3 बार आपने अनशन कर लिया, 2 बार मैंने अनशन कर लिया, लेकिन ये पार्टियां नहीं मान रही। अब सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। अन्ना जी का कहना है कि राजनीति कीचड़ है, हम गंदे हो जाएंगे। हमने कहा अन्ना जी, अगर राजनीति कीचड़ भी है तब भी अब अंदर जाना पड़ेगा, अपनी पैंट फोल्ड करके ऊपर करके इस कीचड़ के अंदर उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इस कीचड़ की अब सफाई करनी पड़ेगी। अब कीचड़ के बाहर रहने से काम नहीं चलेगा, और अगर गंदे भी हो जाएंगे तो यही हमारी कुर्बानी मान लेना कि हमने अपनी इज्जत भी दांव के ऊपर लगा दी। लेकिन अब अंदर जाए बिना काम नहीं चलना पड़ेगा। और जहां तक आपका सवाल है राजनीतिक महत्वाकांक्षा का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी किया करता था जी। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर, एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर चाहे तो साल में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था, एक पैसा नहीं कमाया मैंने। अगर पैसा कमाना होता तो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मेरे को दर दर की ठोकरें खाने की क्या जरूरत थी। अभी मार्च के महीने में मैंने 15 दिन का अनशन किया था, 15 दिन भूखे रहा था। मेरे को डायबिटीज की बीमारी है, सभी डॉक्टर्स ने कहा था ये 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, उसके बावजूद मैंने 15 दिन का अनशन किया था। कोई भी सत्ता का लालची आदमी, पैसे का लालची आदमी, महत्वाकांक्षी आदमी 15-15 दिन तक अनशन नहीं रखता। आपका कहना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अगर ऐसा पहले से होता, मैंने 2000 में, सन 2000 में नौकरी छोड़ दी थी लगभग, मतलब लंबी छुट्टी पे चला गया, फिर नौकरी छोड़ दी थी। 10 साल तक मैं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम कर रहा था। ये तो अन्ना जी के आंदोलन से जुड़े, और उसके बाद जब सरकार ने बात नहीं मानी, जब कोई चारा नहीं बचा, तब हम लोगों को राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी। 10 साल तक मैं झुग्गी झोपड़ियों में दिल्ली के अंदर काम कर रहा था। और अगर राजनीति करनी होती तो बेस्ट टाइम तो तब था जब अन्ना का आंदोलन अगस्त 2011 में पीक पे था। उस टाइम अगर हम अपनी पार्टी बना लेते तो जो मर्जी चुनाव होते हम तो तुरंत जीत जाते। उसके तुरंत बाद 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर हम उनमें अगर लड़ते तो हम तुरंत जीत जाते। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी हमारी बिल्कुल। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा, तब हमने कहा कि हम सिस्टम के अंदर जाएंगे, अब खुद जाके अंदर सफाई करेंगे। न्यूजीलैंड से हमारे एक रीडर हैं विकी, वो आपसे, उन्होंने आप पर लगे आरोपों पर के बारे में आपसे सफाई मांगी। वो ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर आरोप है कि सरकारी सेवा में रहने के बावजूद आप ज्यादातर टाइम तक हिपोस्टेटिक थे। अब ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ज्यादातर टाइम तक ही पोस्टेड थे। कहाँ पोस्टेड थे? दिल्ली में ही पोस्टेड रहे। सर मैंने 5 साल नौकरी की है, 95 से लेके 2000 तक नौकरी की है, और कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक मैं 10 साल तक दिल्ली में रह सकता था। तो मैंने 5 साल ही नौकरी की, तो 5 साल दिल्ली में था। मैं तो अभी 5 साल और दिल्ली में रह सकता था रूल्स के मुताबिक, मैंने कोई रूल्स का उल्लंघन नहीं किया। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये सच है कि आपने अपने सेवा काल में जो आपको विशेष अवकाश मिला उसका फायदा अपने निजी पर्पसेस के लिए उठाया? मैंने, बताइए क्या कोई बिजनेस किया मैंने, या कोई कंसल्टेंसी की? दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में जाके मैंने काम किया, तो मैंने अपने पर्सनल काम किया क्या? बताइए। हमारे पाठकों के सवालों से ये भी पता चलता है कि आपकी डिमांड सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर भी बहुत ज्यादा है। वैसे में दिल्ली को ही आपने शुरुआत के लिए क्यों चुना? कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है, दिल्ली से शुरुआत हुई है, और हमें लगता है कि दिल्ली में एक बारी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो पॉलिटिकल एनर्जी क्रिएट होगी पूरे देश के अंदर क्रिएट होगी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पॉलिटिकल एनर्जी, बदलाव की एनर्जी क्रिएट होगी, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। गुड़गांव से हमारे एक रीडर है मुकेश जी, वो इस बात से काफी उद्वेलित हैं कि आप हरियाणा के हैं, उसके बावजूद भी आप दिल्ली में बिजली का रेट बढ़ता है तो आप उसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों की समस्याओं के लिए आपने आवाज नहीं उठाई। आप हरियाणा से हैं, यूपी में आपने काम किया है, आप रहते हैं, और अब दिल्ली से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चीज से वो काफी मतलब क्या नाम नाराज है? क्या नाम है? गुड़गांव से है मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, अकेले अरविंद के काम करने से नहीं चलेगा, मुकेश जी को भी आगे आना पड़ेगा। तो हरियाणा में मुकेश जी आवाज उठाएंगे और हम आपकी आवाज का समर्थन करेंगे। दिल्ली में हम आवाज उठा रहे हैं, आप हमारी आवाज का समर्थन करिए। तो एक वो है ना गाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो वहां पे मुकेश जी आवाज उठाएंगे, यहाँ पे अरविंद आवाज उठाएंगे, यूपी में कोई और आवाज उठाएगा, और हम सारे हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ते जाएंगे। छतरपुर से अनुज भारद्वाज हैं जो ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ईमानदार कैंडिडेट्स की जरूरत है, आपने अपने कैंडिडेट्स वहां से क्यों नहीं उतारे? और लोकसभा चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं, मतलब उसकी क्या तैयारी आप कर रहे हैं?
अभी लोकसभा भी चुनाव के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं जी। अभी तो दिल्ली के बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। पहले दिल्ली तो फतेह करेंगे। पहले दिल्ली के बारे में सोचें, फिर 5 दिसंबर को एक बार फिर नवभारत टाइम्स के ऑफिस में आएंगे, बातचीत करेंगे और इसका जवाब देंगे। भारद्वाज जी ने जो आपसे सवाल पूछा, इसके ठीक उलट सवाल जो है वो पंकज का है। पंकज आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो आपके नेक इरादों के कायल हैं, ऐसा उन्होंने पहली लाइन में ही साफ स्टेट कर दिया है। उसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि मैंने किसी नेशनल न्यूज चैनल पर आपके उम्मीदवारों का परिचय देखा था, इससे मुझे ही नहीं काफी लोगों को हताशा हुई है। आपको नहीं लगता कि आपके जो उम्मीदवार हैं मतलब वो थोड़े और इंटेलेक्चुअल, समझदार या वाकपटु हो सकते थे? इंटेलेक्चुअल, समझदार और वाकपटु, उनकी मतलब बोलने की क्षमता जो थी वो और अच्छी हो सकती थी। देखिए, ये हमारे जितने भी कैंडिडेट है वो सारे आम आदमी हैं जी। आम आदमियों की पार्टी है, आम आदमी है, हर किस्म के लोग हैं इसमें। इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जैसे सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती IIT एल्यूमनाई एसोसिएशन के दिल्ली के प्रेसिडेंट थे। इसमें डॉक्टर अतुल गुप्ता हैं जो मेडिकल डॉक्टर हैं, एनेस्थेसिस्ट हैं। और इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें अमीर लोग भी हैं, सब किस्म के लोग हैं। जब आप भारत की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो सब किस्म के लोग आते हैं ना उसमें। सब किस्म के लोग ही इस दुनिया को तो हर किस्म के लोग बनाते हैं, तो पार्टी को भी हर किस्म के लोग बनाएंगे। तो हर किस्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, कुछ नॉन इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, कुछ वाक पटु भी हैं, कुछ वाक पटु नहीं भी हैं। सब किस्म के लोग हैं। लेकिन कैंडिडेट के चुनाव में तो थोड़ा और, वो उनका कहना ये कि और थोड़ा फिल्टर हो सकता था। देखिए, एक चीज में फिल्टर नहीं, फिल्टर तो अच्छा हुआ है। फिल्टर का मतलब हमारे 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं जी, वो चरित्रवान है, मतलब उनका चरित्र जो है वो बाकी क्राइटेरिया से ऊपर है। हाँ, और चरित्रवान है। और तीसरा ये कि वो कैंडिडेट्स के ऊपर किसी भी अपराध का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, पता नहीं इनके भी मन में सवाल यही है क्या, कि सारे लोग हाईली पढ़े लिखे होने चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट है, सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है दुनिया का, और इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं आने चाहिए, इकोनॉमिस्ट भी आने चाहिए। लेकिन अच्छा नेता कौन होता है? अच्छा नेता वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे में कोई बुराई नहीं है। अच्छा नेता वो होता है जिसके दिल के अंदर गरीबों के लिए दर्द होता है, जिसके दिल के अंदर आम आदमी की समस्याओं के लिए दर्द होता है। वो बहुत जरूरी है, वो हमने देखने की कोशिश की है। अगला सवाल जो है वो बहुत मजेदार सवाल है और बहुत मजेदार रीडर ने पूछा है। वो राहुल गांधी के नाम से आपसे ये जानना चाहते हैं। जाहिर सी बात है राहुल ने तो ये सवाल नहीं उठाया होगा, लेकिन राहुल गांधी के नाम से हमारे एक रीडर आपसे ये जानना चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ये तो जनता तय करेगी। और अभी हालांकि मीडिया में ये बड़ा ज्यादा उछल रहा है। 8-9 महीने बाकी हैं। 8-9 महीने किसी भी देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा समय होता है, तो जनता को तय करने दीजिए। इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इस देश की समस्याएं इंपॉर्टेंट हैं। तो इंडिविजुअल्स को हम डिस्कस ना करें, तो देश की समस्याओं को डिस्कस करते हैं। तो मतलब अगर जनता नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में से किसी को पीएम चुन लेती है तो वही सही होगा? जनता जनार्दन है जी, डेमोक्रेसी के अंदर तो जनता भगवान है। अगला सवाल जो है हेमंत शर्मा का है, नई दिल्ली से। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति में आज देश की लगभग हर पार्टी उलझी हुई है, तो क्या आप उससे अछूते हैं? हमने कहाँ तुष्टीकरण किया, बताइए। वही वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उससे बिल्कुल अलग रहेंगे अपने पूरे कार्यकाल में? हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं। इन पार्टियों ने नफरत की राजनीति की, इन पार्टियों ने जहर घोलने की राजनीति की धर्म के नाम पे। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सारे देश को जोड़ दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये पार्टियां घबरा गई बुरी तरह से। इन पार्टियों को लगा कि अब अगर देश के जनता के बीच में जाएंगे तो जनता भ्रष्टाचार की बात करेगी, और सारी पार्टियों ने चोरी कर रखी थी, तो ये घबरा गए। इन्होंने फिर शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो बीजेपी वालों ने शुरू कर दिया मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर अभी शुरू कर दिया ना, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने इनसे पूछा जी कब बनाओगे, कहते हैं डेट नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। और हर 5 साल में मुद्दा उठाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस वालों ने भी शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान हिंदू, और एक ही दिन शुरू करते हैं।
ऐसे लगता है एक ही कमरे में बीजेपी कांग्रेस वाले बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन सवेरे शुरू करता है, दूसरी पार्टी का स्पोक्स पर्सन शाम को शुरू करता है। अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से कह रहे हैं इन पार्टियों से सावधान रहना। ये अगर बीजेपी वाले आके कहे ना मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इनको कहना जी मंदिर तो हमारा है, हम खुद बना लेंगे। ये बताओ गडकरी को जेल कब भेजोगे? और ये कांग्रेस वाले अगर आके कहे ना हिंदू मुसलमान, कहना जी हिंदू और मुसलमान तो भाई भाई हैं हम, लेकिन ये बताओ दिल्ली में बिजली के दाम कम कब करोगे? मुद्दे से मत भटक जाना। कांग्रेस ने मुसलमानों को इस देश में अपना बंधुआ मजदूर समझा हुआ है। बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी, ये कह के सारे मुसलमानों को वोट ले लेते हैं ये लोग। कांग्रेस वाले मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, बीजेपी वाले हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया, ना बीजेपी लिए हिंदुओं के लिए कुछ किया। इस बार हिंदू और मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए हैं और इन दोनों पार्टियों का वोट बैंक बनने से इनकार कर रहे हैं और इन दोनों पार्टियों को खाड़ के फेंकेंगे इस बार। लेकिन मंदिर मुद्दा तो अपने आप में बड़ा है ही। हम अपने कमेंट्स में भी देखते हैं, अगर एक खबर हम पोस्ट कर देते हैं तो लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है कि मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि मंदिर के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? अगर आप सत्ता में आएंगे सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में है केस, और दिल्ली में तो मंदिर बन नहीं रहा। मैं फिर से कह रहा हूँ मंदिर हमारा है। इन्होंने मुद्दा लोकसभा में भी, लोकसभा चुनाव में भी आप लड़ेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, आप अगर ये पूछे भाई मंदिर बननी चाहिए कि मस्जिद बननी चाहिए, ये प्रश्न इन लोगों ने खड़ा कर दिया। आप लोगों से पूछिए भाई इस देश में मंदिर चाहिए कि अस्पताल चाहिए, मस्जिद चाहिए कि स्कूल चाहिए। आप जैसे ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं, आपको जनता से अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। इन्होंने हमें मंदिर और मस्जिद की राजनीति में उलझा दिया है। जनता चाहती है कि उनके बच्चों का विकास हो, उनके लोगों का विकास हो, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, अस्पताल मिले, सड़क मिले, बिजली मिले, पानी मिले, विकास हो। जनता के सामने ये मुद्दे हैं। मंदिर तो हमारा है, बना लेंगे हम लोग मंदिर। बड़े मुद्दों पर मतलब आरोप है आप पे कि भ्रष्टाचार के अलावा आपने अभी तक किसी बड़े मुद्दे पर बात नहीं की है। रिजर्वेशन पे हमारे लीडर हैं, वो आपकी राय जानना चाहते हैं। किस पे? रिजर्वेशन पे हमारे लीडर हैं मनोज राठौर कानपुर से, जो आपकी बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि रिजर्वेशन आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? जाति का आधार पर होना चाहिए या उसके लिए आर्थिक आधार ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए? मैं आपको पहली चीज तो मैं ये बता दूं, जो वो कह रहे हैं कि करप्शन के अलावा आपने बड़े मुद्दों पे विचार प्रकट नहीं किया। मैं ये मानता हूं कि करप्शन से बड़ा मुद्दा आज इस देश के अंदर नहीं है। करप्शन है, इसी वजह से आपकी सड़कें खराब है, इसी वजह से आपकी बिजली खराब है, इसी वजह से आपका पानी खराब है, इसी वजह से आपकी शिक्षा खराब है, इसी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब है। रिजर्वेशन के ऊपर मैं बताता हूँ, हमारा ये मानना है कि इस देश के अंदर हमारे समाज के कुछ तबके हैं जिन लोगों को सदियों से छुआछूत और अन्याय बर्दाश्त करना पड़ा था। उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्योंकि अभी तक का एविडेंस ये दिखाता है जिन जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला, उन लोगों के और उनके आसपास के परिवारों को उसका लाभ पहुंचा और उनका स्तर काफी बढ़ा। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है रिजर्वेशन का फायदा, तो एक तो ये कि अगर एक बार किसी को रिजर्वेशन मिल गया तो फिर उसका बेनिफिट दूसरों को मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि रिजर्वेशन ज्यादा उन्हीं तबकों के अंदर, उन्हीं समाज के सेक्शंस के अंदर जो ज्यादा अमीर लोग हैं, उनकी बजाय अगर गरीबों तक उस रिजर्वेशन का फायदा पहुंचे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, मैं बिहार, उत्तर प्रदेश कई गांवों में गया और आज भी उन गांवों के अंदर इन सोसाइटी के हिस्सों के लोग बाहर रहते हैं, गांव के टोलों में रहते हैं, टोले कहते हैं। इनमें रहने वाले लोग वही अछूत और अन्याय का सामना करते हैं जिनको हमने कहानियों में पढ़ा था। अगर किसी की छाया लग जाए आज भी उसका पानी नहीं पीते, वही सेम अन्याय चल रहा है। इन लोगों को तो बेचारों को यही नहीं पता रिजर्वेशन किस चिड़िया का नाम है, उन तक रिजर्वेशन कब तक पहुंचेगा, उनको फायदा कब मिलेगा, ये ज्यादा चिंता का विषय है। मेरा अपना ये मानना है आज 30 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो इन तबकों से वाकिफ वो रखते हैं, इन तबकों से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे को सारे लोगों को एक साथ बराबरी पे लाके खड़ा करना है एक ही जनरेशन में, तो एक चीज कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हम शिक्षा व्यवस्था, आम आदमी पार्टी के पूरे प्रोग्राम के अंदर शिक्षा सबसे ज्यादा ऊपर आती है। आज सरकारी स्कूलों को जानबूझ के खराब कर दिया गया है।
सरकारी स्कूलों के अंदर जितने बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इन दूसरे तबकों के बच्चे पढ़ते हैं, इन सारे बच्चों, जितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका भविष्य बिल्कुल बर्बाद है। वो केवल और केवल लेबर तैयार करने की फैक्ट्रीज बन गए हैं सरकारी स्कूल। इन सरकारी स्कूलों के अंदर चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, आम आदमी पार्टी जो है सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बेहतर शिक्षा देगी। कुछ भी करना पड़े हम लोगों को, हम शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। और अगर शिक्षा हमने अच्छी कर दी तो वो टोले में रहने वाला जो आदमी है, वो आदमी भी जब अपने बच्चों को अच्छे अपने गांव के सरकारी स्कूल में भेजेगा और उसको अगर शिक्षा अच्छी मिल गई, एक पीढ़ी के अंदर, एक जनरेशन के अंदर हम देश के सारे लोगों को बराबरी के ऊपर लाके खड़ा कर देंगे। जब इन तबकों के लोग भी कहेंगे कि अब हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, अब हम आपके साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है। एक मतलब इसी बात से एक और सवाल उपजता है कि प्राइवेट स्कूल देश में होने ही क्यों चाहिए? सरकारी स्कूल ही हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं हो सकती? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद करें हम ऐसे ही नहीं मानते, लेकिन हमें ऐसा लगता है प्राइवेट स्कूल चलते रहे। जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं भेजें, लेकिन अगर हमने सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर दिया, यूएसए के अंदर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं प्राइवेट स्कूलों के बजाय, तो हम दिल्ली, हमारे देश में क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई फ्री होगी, तो आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजोगे, सारे भेजेंगे। फिर प्राइवेट स्कूल में कोई भेजना चाहे तो भेजे, हम बंद क्यों करें उसको? सही बात। फरीदाबाद से डिप्टी है हमारे रीडर, जो ये जानना चाहते हैं कि अगर आपकी पार्टी दिल्ली में इस बार सरकार नहीं बना पाई, फिर वही सवाल लौट कर आ गया, अगर आपकी पार्टी दिल्ली में इस बार सरकार नहीं बना पाई तो आपकी रणनीति क्या होगी? तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ऐसा अभी मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अब ये इमेजिनरी क्वेश्चन है। सरकार बन रही है, यही सवाल है, उन्हें घूम पर मैंने जवाब दे दिया। अब क्या किया जाए बताइए? मैंने आपको जवाब दे दिया था इसका जी। सतना एमपी से विष्णु जानना चाहते हैं कि आपने देश के बड़े बड़े नेता जो हैं उनके बारे में खुलासा किया, पर जैसे ही आप आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने में डूब गए। ऐसे में आपसे लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की उम्मीद वो किस बिना पर करें? आप मेरे को सबूत भेज दो किसी भी मंत्री के, मैं कल भी खुलासा कर दूंगा। आप ही लोगों से सबूत मिलते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, कई लोग मेरे को कहते हैं कि आपने रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया, फलाने का किया, ढिमके का किया, आप उसको लॉजिकल एंड तक नहीं लेके गए। आपने उसको लड़ाई को, हमसे ज्यादा लॉजिकल एंड तक तो कोई लेके ही नहीं गया जी। हमने रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया, हमने कहा भाई इसकी जांच कराओ, इन्होंने जांच तक नहीं कराई। अब हमारे पास तो पुलिस थी नहीं कि हम जांच करा लेते, हमारे पास तो सीबीआई थी नहीं कि जांच करा लेते। फिर हमने तय किया हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, अंदर जाएंगे, खुद इनकी जांच कराएंगे और इन लोगों को जेल में भेजेंगे। बताओ इससे ज्यादा अच्छा लॉजिकल एंड क्या हो सकता था? नई दिल्ली से सौरभ श्रीवास्तव हैं, जो आपके लिए 3 खास सवाल लेकर आए हैं। हम बारी बारी से उन सवालों का पूछेंगे। पहला सवाल ये है कि कोर्ट के बाटला हाउस के दोषियों को सजा देने के बावजूद क्या आपको सच में लगता है कि वो एनकाउंटर फर्जी था और मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश में था? आप ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं, ये सौरभ जानना चाहते हैं। हमने ऐसा नहीं कहा। जो भी डिबेट था वो कोर्ट के जजमेंट के पहले था। कोर्ट के जजमेंट का हम स्वागत करते हैं, कोर्ट के जजमेंट की हम इज्जत करते हैं, हम उसको मानते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि आपके जो साथी है प्रशांत भूषण, उन्हें ऐसा लगता है कि आतंकवादी या अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो और चाहे उसने कितना भी बड़ा जघन्य अपराध क्यों ना किया हो, फिर भी उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा उनको लग सकता है, इस पे डिबेट हो सकता है देश के अंदर, इस पे तो पूरी दुनिया में डिबेट चल रहा है। जो फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा क्या इंसानियत के खिलाफ है, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया में डिबेट चल रहा है। तो डिबेट में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। इसी मतलब आपकी खुद की क्या राय है? यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस बात पर अरविंद केजरीवाल की क्या राय है? देखिए, इस डिबेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी आज मैं अपनी राय की बजाय पार्टी की राय देने के लिए आया हूँ। तो पार्टी ने इस बारे में कोई अभी राय नहीं बनाई है। तीसरा सवाल सौरभ आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसके बारे में आपने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि ये दंगा आरएसएस और अमित शाह द्वारा प्रायोजित था, जबकि बाद में एक टीवी चैनल के खुलासे के बाद आपने उस आर्टिकल को अपने पेज से हटा दिया। क्या वो दंगा सच में इन दोनों ने प्रायोजित किया था? अगर हाँ, तो फिर बाद में आपने उसे अपनी साइट से हटा क्यों लिया? और अगर नहीं, तो बिना जांचे परखे इस बात को आपने अपनी वेबसाइट पर तवज्जो क्यों दी? देखिए, एक चीज तो वो आरएसएस या अमित शाह द्वारा था कि नहीं था, इसमें जाने से वो नहीं है जी। एक चीज क्लियर है, इस देश का आम इंसान शांति से जीना चाहता है, वो लड़ाई झगड़े नहीं चाहता। मैं पूरे देश में काफी घूमा हूँ, मैं काफी दिन मुस्लिम इलाकों में भी रहा, क्रिश्चियन इलाकों में भी रहा, सिख इलाकों में भी रहा, हिंदू इलाकों में भी रहा।
और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे मंदिर और मस्जिद साथ साथ हैं और लोग सदियों से बड़े भाईचारे के साथ रह रहे हैं। इस देश का आम आदमी हिंसा नहीं चाहता। इस देश का आम आदमी अपने बच्चों को पालना चाहता है, शांति से अपना धंधा करना चाहता है और शांति से अपना जीवन जीना चाहता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, कोई दंगे फसाद नहीं चाहता, कोई एक दूसरे को मारना नहीं चाहता। मोस्टली दंगे करवाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा करवाए जाते हैं। और अब हम सब लोगों को मिलके इस दंगे की राजनीति इस देश से खत्म करनी है। अगर हमें भारत को आगे ले जाना है तो हम लोगों को इस दंगे की राजनीति खत्म करनी है। मतलब इस देश से कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम पहली चीज तो ये कि जो इनके असली मास्टरमाइंड हैं उनको कभी नहीं पकड़ा जाता, जानबूझ के नहीं पकड़ा जाता। सारी पार्टियां मिली हुई हैं, करवाने वाले भी करने सब मिली हुई हैं पार्टियां। अगर उनको सख्ती के साथ बरता जाए, और ऐसा नहीं है, आपके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सारी पुलिस है आपके पास, अगर आप चाहे तो असली दोषियों तक पहुंच सकते हैं। इनके जो माँ बाप हैं उन माँ बापों को पकड़ने की जरूरत है। उनको सख्ती के साथ इस देश के अंदर सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है। जो दंगे करवाते हैं इस देश के अंदर, जो भी हैं, मैं किसी एक या दो पार्टी, सारे मिले हुए जिनमें एक पार्टी के खिलाफ या दो पार्टियों के खिलाफ वो नहीं करना चाहता। और मुझे लगता है दूसरी तरफ हम लोगों को आपस में, सब लोगों को, इस देश का जो भला चाहते हैं सब लोगों को मिलके आपस में एक भाईचारे का संदेश देने की जरूरत है। तो इसका मतलब आप जो सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल है उसका समर्थन करते हैं? उसमें कुछ सेक्शंस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम अगर बिल की बात करेंगे तो फिर चर्चा एक सेक्शन पे चली जाएगी, तो उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। धारणा के तो आप साथ हैं, उस धारणा के तो साथ हैं कि सांप्रदायिक हिंसा, उसमें कुछ सेक्शंस हो सकते हैं, कुछ सेक्शंस हैं मतलब जिसके ऊपर आपत्ति जताई जा रही है। तो लेकिन मुझे फिर से ये लगता है कि कानूनों से सांप्रदायिक हिंसा बंद नहीं होती है। सांप्रदायिक हिंसा जो है वो दोषी लोगों को सख्त से सख्त एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने से बंद होगी और इस देश के अंदर एक भाईचारे का संदेश देने से बंद होगी। आपके एक प्रशंसक हैं नोएडा के, दहिया जी, जो आपकी सुरक्षा को लेकर खासतौर पर बहुत चिंतित है। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। आप बसों में, मेट्रो में, सुनसान गलियों में यूं ही निकल जाते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। क्या आपको अपने दुश्मनों से डर नहीं लगता? नहीं जी, मुझे तो नहीं लगता। और मेरा सबसे बड़ा सिक्योरिटी जो है वो ऊपर वाला है। और एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब तक मेरी जिंदगी है कोई मेरा बाल विवाह नहीं कर सकता, और जिस दिन जिंदगी खत्म होगी कोई मेरे को एक जिंदगी नहीं दे सकता। अब गाजियाबाद से मनीष है हमारे एक रीडर, जो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अन्ना जो है वो मुख्य राजनीति में नहीं है, उनको राजनीति में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है, इसलिए वो आपके साथ आम आदमी पार्टी में नहीं जुड़े। लेकिन क्या वजह है कि किरण बेदी और जनरल वीके सिंह को भी आप कन्विंस नहीं कर पाए अपने साथ आने के लिए, और आप बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एक साफ छवि के नेता है, उनका भी विरोध कर रहे हैं? आपने उन्हें पार्टी का मनमोहन सिंह कह दिया। नहीं है क्या? है तो सही, वो मनमोहन सिंह की तो है। अच्छा, पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने पल्स पोलियो किया। पल्स पोलियो मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी जिंदगी में क्या किया, इसके लिए बस एक ही चीज है उनके पास कहने के लिए, पल्स पोलियो किया उन्होंने अपनी जिंदगी में। पल्स पोलियो कब किया? 1997 में किया, 1997 में किया। तो लोग पूछते हैं भाई 1997 के बाद क्या किया? 16 साल हो गए उसको। तो 16 साल में हर्षवर्धन ने क्या किया? तो बीजेपी वाले चुप है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि क्या किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे 16 साल से सो रहे थे हर्षवर्धन साहब, बीजेपी में विजय गोयल जी चला रहे थे, और आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी की बात चालू की, तो बीजेपी वालों को लगा यार विजय गोयल जी तो बड़े भ्रष्ट हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने विजय गोयल जी को हटाया। और फिर खूब ढूंढने लगे बीजेपी वाले अंदर, कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार, कोई मिला ही नहीं इनको। तो अचानक फिर जाके हर्षवर्धन जी को उठाया, भाई उठो उठो, अब एक ईमानदार आदमी चाहिए हम लोगों को। तो इन्होंने हर्षवर्धन जी को उठा के कहीं से लेके आए। अब ये जनता पूछ रही है भाई 7 साल से दिल्ली के अंदर बीजेपी वाले जम के एमसीडी में भ्रष्टाचार कर रहे थे। एमसीडी में एक काम बता दो जो बिना पैसे के होता, तब हर्षवर्धन साहब कहाँ थे? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई इसके बारे में? कोई आवाज नहीं उठाई उन्होंने। इतना जम के बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया, उनको कहना चाहिए था ना भाई बीजेपी वालों भ्रष्टाचार मत करो, गलत काम है, ऐसे मत करो। उन्होंने कुछ नहीं बोला। 5 साल से हर्षवर्धन जी दिल्ली असेंबली में एमएलए थे। दिल्ली में बीजेपी बिजली को लेके पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा पड़ा है। एक क्वेश्चन नहीं उठाया हर्षवर्धन साहब ने बिजली के ऊपर, एक मुंह नहीं खोला उन्होंने। तो जैसे मनमोहन सिंह जी अपना मुंह नहीं खोलते, ऐसे हर्षवर्धन साहब अपना मुंह नहीं खोलते। मनमोहन सिंह जी आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह जो कहो वो कोयले की फाइल पे भी साइन कर देते हैं,
2G की फाइल पे भी साइन कर देते हैं, लोहे के फाइल पे भी साइन कर देते हैं, और कांग्रेस वाले सारे कुकर्म करते हैं मनमोहन सिंह जी को आगे करके। ऐसे ही अब बीजेपी वाले सारी फाइलों पे हर्षवर्धन जी से साइन करा लेंगे, ये भी धृतराष्ट्र की तरह साइन कर देंगे और सारे कुकर्म करेंगे बीजेपी वाले इनको आगे करके। तो एक मनमोहन सिंह तो भुगता नहीं जा रहा, अब दूसरे मनमोहन सिंह बीजेपी के यहाँ पे दिल्ली में आ जाएंगे, तो दिल्ली की जनता कह रही है जी अब हमें दूसरा मनमोहन सिंह नहीं चाहिए। ठीक है, आशीष शर्मा है फरीदाबाद से हमारे रीडर, जो ये कहते हैं कि आपकी छवि जो है वो एक एरोगेंट नेता की बनती जा रही है, आप अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनका आरोप है। और वो ये कहते हैं कि आपके कार्यकर्ता लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जो आपके खिलाफ बोलते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो मीडिया हो या कोई आम आदमी। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता। बताओ आप बताओ मैंने कहाँ एरोगेंस दिखाया, मैं अपने आप को बदलता हूँ? आप मुझे स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताओ कि अरविंद मेरा नहीं, मेरे रीडर का सवाल है, मेरे रीडर को ऐसा लगता है। उनसे मैं पूछ रहा हूँ, आपके थ्रू उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ कि आपको कहाँ एरोगेंस लगा मेरे अंदर, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। प्रवीण जसवाल है नई दिल्ली के, वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत है कि आपने अपनी वेबसाइट पर आप पार्टी को दी गई डोनेशन का सारा लेखा जोखा डाला है, लेकिन इससे हम सबको ये पता नहीं चलता कि आप जनता द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। कृपया ये जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर आप उपलब्ध करवाइए, उनकी आपसे गुजारिश है, ताकि आप और पारदर्शिता ला सकें और जनता को भी यकीन हो कि आप उनके पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने ये सोचा था, इसकी कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं जी। एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑनगोइंग होते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमने किसी चीज का ऑर्डर किया, अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके से जिसको भी हमने ऑर्डर किया, या मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा, उसने पार्ट सप्लाई कर दिया, पार्ट पेमेंट हो गया, बाद में उससे नेगोशिएशन हुआ, उसने और कम कर दिया, तो एक्सपेंसेस नॉर्मली लास्ट में ऑडिट होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट हम लोगों ने डालनी चालू कर दिया, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट, हमारी एक्सपेंसेस इनकम सारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। लेकिन एक्सपेंसेस की लाइव बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे उसको डालना वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हम लोगों को बताया। तो हम डोनर्स की लिस्ट तो डाल रहे हैं, लाइव बेसिस पे डाल रहे हैं। अभी भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके 10 रुपए डोनेट करोगे, 3 मिनट के अंदर आपका नाम आ जाएगा। लेकिन एक्सपेंसेस को हम साल में एक बार ऑडिट करवाने के बाद डालते हैं। लखनऊ से हमारे रीडर है मिलन, जो ये जानना चाहते हैं कि सोने की खुदाई पर आपका क्या कहना है? वो मतलब आपका ये क्या आपका वर्जन है कि खुदाई होनी भी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, वो ये जानना तो मजाक था पूरा का पूरा। नहीं, आपको नहीं लगता इसमें क्या भी हो सकता है? किसी का भी कॉन्ट्रेरी भी तो हो ही नहीं सकता, पूरा मजाक था। सृष्टि कहती है कि ऑटो वाले ज्यादा पैसे मांगते हैं, क्या ये करप्शन नहीं है? जो आपका सपोर्ट करते हैं, क्या वो सारे के सारे ईमानदार हैं, ऐसा आपका मतलब आप कह सकते हैं पूरी तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से दुखी हैं। जैसा मैंने मेरे एक साथी का एग्जांपल दिया जो अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि ईमानदार व्यवस्था है। ऑटो वाले भी देखिए, ऑटो वाले बदतमीजी करते हैं, रिफ्यूजल करते हैं जी। जब मैंने ऑटो वालों के साथ मीटिंग की है, मैंने सबसे पहले उन्हीं की गलती बताई है। मैंने कहा कि ऐसा क्यों है कि सारी दिल्ली के लोग आप लोगों से नफरत करते हैं? आप लोग अपनी भाषा तो सुधार लीजिए थोड़ी सी, सब लोगों से अच्छे से बात तो कर लीजिए। कोई सवारी आती है, मान लो ऑटो वाला उसको नमस्ते कर दे, तो किसमें क्या जाता है? इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते। अगर वो उसका सामान उठा के सवारी का ऑटो में रख दे तो इसमें क्या जाता है? एक चीज है, देखिए, इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ये सारे लोग जितने भी हैं ऑटो वाले, ये जितनी भी रहते हैं झुग्गी में, बहुत गरीब लोग हैं। मैं इनके घरों में भी गया हूँ, बहुत गरीब लोग हैं, और इनको काफी लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। इनके साथ बैठ के, इनके साथ ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ इनको भी समझाना पड़ेगा और इनको मनाएंगे हम लोग। इनकी जो समस्याएं, एक दिन में पता नहीं कितने पुलिस वालों को ये रिश्वत देते हैं, वो तो सिस्टम में नहीं आता। तो ये भी दुखी है इस सिस्टम से, लेकिन ये सारे सुधरेंगे। अगर हम सारे लोगों के साथ मिल बैठ के बात करेंगे ना, तो सारे सुधर जाएंगे। कम्युनिस्ट जो होता है उनका ये मानना है कि जो सिस्टम है उसमें बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है, और आपका यही मानना है कमोबेश। तो राजवीर सिंह जानना चाहते हैं कि क्या आप कम्युनिस्ट हैं? इसका मतलब जो भी ये कहे कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है, वो कम्युनिस्ट हो गया। राजवीर सिंह को शायद ऐसे ही लगता है। राजदीप जी, सिस्टम तो हर चीज के बदलने की जरूरत है। सरकार कहती है हम रिफॉर्म कर रहे हैं, मनमोहन सिंह कह रहे हैं हम इंश्योरेंस रिफॉर्म किया, हमने बैंकिंग रिफॉर्म किया, हमने टेलीकॉम रिफॉर्म किया, तो सबसे बड़े कम्युनिस्ट तो मनमोहन सिंह हो गए। तो ऐसा नहीं है, रिफॉर्म तो करने की जरूरत है, हर चीज में रिफॉर्म करने की जरूरत है।
कश्मीर मुद्दे पर हम आपका वर्जन जानना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि कितने इन्फिल्ट्रेशन हुए, पाकिस्तान किस तरीके से हमारे देश को परेशान करे। तो कश्मीर मुद्दे पे आपका क्या कहना है कि कश्मीर हमारे पास रहना चाहिए, पाकिस्तान के पास जाना चाहिए, एक नया देश उसको? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ऐसा आम आदमी पार्टी मानती है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद 2014 में हरियाणा में भी क्या आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए उतरेगी? सर दिल्ली जीतते हैं, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। अभी इतना वो इम्पेशेंट नहीं होते हैं। पूरे देश से हम लोगों को भ्रष्टाचार दूर करना है जी। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो एक कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। थर्ड फ्रंट को जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली और इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी को भी दिल्ली का रास्ता नहीं देखने दिया जाएगा। थर्ड फ्रंट बहुत ज्यादा उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो थर्ड फ्रंट पे आपका क्या मुद्दा है? क्या इस बार केंद्र में थर्ड फ्रंट को आना चाहिए? देखिए, फर्स्ट फ्रंट, सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, इस देश में सारे के सारे सत्ता के लालची हैं, पीछे पड़े हुए हैं और सारे ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की लड़ाई हो रही है सब लोगों के बीच में। सारी सत्ता, जिसको पता चल जाए इस फ्रंट में जाने से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, वो उसी फ्रंट में भाग जाएगा। तो कोई देश को बचाने की कोई लड़ाई नहीं कर रहा, सारे के सारे। तो इन सारे फ्रंटों से तो देश को कोई खास उम्मीद की किरण नहीं है। मुझे लगे 4 बज गए, वी कैन डू द लास्ट क्वेश्चन, अगर आप ठीक समझे तो। जी, बस हमारे एक रीडर है सुरक्षित जी, वो चाहते हैं कि वो आपका जो संघर्ष है उसमें रचनात्मक सहयोग कुछ दे पाए, तो वो आपसे कैसे मिल सकते हैं? उसके लिए वो यही जानना चाहते हैं। आप मंडे को आ जाइए, आने वाले मंडे को कहाँ? 1 बजे हमारे सीपी ऑफिस में, 41 हनुमान रोड। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि वीपी सिंह जो थे वो बहुत ईमानदार नेता थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, मतलब कि ईमानदार नेता वाकई इस देश में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं? कभी कोशिश जारी रहनी चाहिए जी। 1 असफलता, 2 असफलता, 3 असफलता, 4 असफलता। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं होगा। कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कोशिश तो सक्सेसफुल होगी, बिल्कुल होगी। और अब अंत में मैं आपके सारे दर्शकों को, पाठकों को कहना चाहूंगा कि जितने लोगों ने मेरे से सवाल किए, जितने लोगों ने देखा, अब सब लोग अपने अपने फोन उठाओ, अपने सारे दोस्तों को फोन करो, सारे रिश्तेदारों को फोन करो, और घर घर में जाके, 1 महीना रह गया चुनाव का, 1 महीने में अब चुप नहीं बैठना, खाली नहीं बैठना, और छुट्टी ले लो अपने ऑफिस से 1 महीने की, और 1 महीना छुट्टी लेके घर घर जाओ, सबको बोलो कि इस बार झाड़ू पे मोहर लगानी है। 4 दिसंबर का दिल्ली का चुनाव इस देश का इतिहास बदलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इस बार सत्ता में आप आए ना आए, पर संघर्ष आपका जरूर जारी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए, इसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप सत्ता में जरूर लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। कैसा रहा? अच्छा था। क्वेश्चन कैसे थे? मैं तो कुछ सुन नहीं पाया, वो आ रहे थे।